रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे पे फिर न जुड़े, जुड़े गांठ परी जाए। भक्ति काल के हिंदी साहित्य में दो तरह की रचनाएं मिलती हैं, एक तो सूफी काव्य और दूसरे राम भक्ति संबंधी रचनाएं। मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावत, तुलसीदास की रामचरितमानस, रहीम के नीतिपरक दोहे सब अवधी भाषा में जन जागरण और लोगों को गुलामी के दौर में एक होकर, सकारात्मक होकर जीवन जीने का संदेश दे रहे थे। कहने को तो अवधी उत्तर भारत के ग्रामीण क्षेत्रों की भाषा है, लेकिन इसकी मिठास, इसकी पहुंच सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है। विश्व के अनेक देश इसके मुरीद हैं। अवधी की लोकप्रिय काव्य परंपरा, लोकगीत, लोक कथाएं, मुहावरे, लोकोक्तियां, पहेलियां लोगों की जुबान पर बसती हैं। अवधी ने हमेशा जोड़ने का काम किया है। वैसे तो हर भाषा का काम एक दूसरे को जोड़ना ही है। रामलीला, स्वांग, नौटंकी, नाटक, इन सब विधाओं में अवधी ने गुलामी में लोगों को जगाने, जोड़ने और आशावादी होने का संदेश दिया। अवधी की जीवंतता की शक्ति को पहचान कर पिछले 40 वर्षों से अधिक समय से हैदरगढ़ बाराबंकी के डॉक्टर राम बहादुर मिश्र भारत और विश्व में इसके प्रचार के अग्रदूत के रूप में सघन अभियान चला रहे हैं। वैश्विक स्तर पर इनके प्रयासों को सराहा और सम्मानित किया गया है। आज के मन के मौसम यूट्यूब चैनल में हमारे मेहमान हैं डॉक्टर राम बहादुर मिश्र। तो मिश्र जी, आपका बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार, प्रणाम दीदी। आप सबका, आपके चैनल का बहुत बहुत आभार जी, मुझे समय देने के लिए। हाँ, तो राम बहादुर मिश्र जी, आपने नेपाल की अवधि के संदर्भ में शोध अध्ययन के बहुत ही महत्वपूर्ण काम किए हैं, तो कुछ जानकारी हमें भी दें इसके बारे में। अवधि के संदर्भ में मेरी पहली नेपाल यात्रा अवधि जन जागरण यात्रा के रूप में 25 दिसंबर 2009 को प्रारंभ होकर 2 जनवरी 2010 को समाप्त हुई जी। इस यात्रा के दौरान नेपाल में अवधि के वैभव को देखकर मुझे अपार प्रसन्नता हुई और तभी से मेरा ध्यान नेपाल की अवधि रचना घनता पर केंद्रित हुआ। संयोग से मैंने अवधि पर ही अपना शोध काम किया है। तो अवधि कहाँ है, कैसे कैसे है कि अवधि पर और क्या किया जा सकता है, तो इस संदर्भ में मेरी जिज्ञासा रहती थी। तो फिर नेपाल से लौटकर मैंने एक काम तो किया कि मैंने अवध ज्योति के अपनी जो पत्रिका हमारी निकल रही है उसके 3 अंक नेपाली अवधि पर केंद्रित किए अभी तक। अच्छा। और 2016 में पुनः मैंने नेपाल से एक अवधि जनजागरण यात्रा निकाली जो अब नेपाल और भारत के 32 अवधि भाषी जनपदों से गुजरी। 2010 में नेपाल के 7 अवधि रचनाकारों को लखनऊ बुलाकर उनका सम्मान किया। भारत और नेपाल में अब दोनों देशों के अवधि कवि लेखकों का आधा दर्जन सम्मेलन कराए अब तक। जी जी। तो इस तरह से भारत और नेपाल के अवधि रचनाकारों को एक पंच पर लाने के लिए और उनकी सामूहिक शक्ति का सदुपयोग करने के लिए ये विशेष रूप से मेरा ध्यान इस समय फोकस है जी। अच्छा मिश्र जी, नेपाल सरकार और समाज में अवधि भाषा भाषी लोगों की क्या स्थिति है? एक बात तो है कि नेपाल सरकार ने करीब अवधि सहित भारत की 3-4 बोलियों को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। जी, ये तो बहुत ही बड़ी बात है। और अवधि का विस्तार भले भारत में है, किंतु उसका वैभव आपको नेपाल में देखने को मिलता है। अच्छा। नेपाल की तराई मधेश क्षेत्र अर्थात नारायणी नदी से पश्चिम नवलपरासी, रूपनदेही, कपिलवस्तु, दांग, बांके, बर्दिया, कैलाली, कंचनपुर आदि जिले अवधिवासी क्षेत्र हैं। और अवधि के संदर्भ में मैं ये कहना चाहूंगा कि हम भले यहाँ कड़ी में बोले, लेकिन मैं जब भी नेपाल जाता हूँ तो वहाँ सारा वार्तालाप, हमारी सारी संगोष्ठियाँ, सारे मेरे वक्तव्य अवधि में होते हैं। बहुत अच्छी बात है ये। नेपाल सरकार और वहाँ का समाज अवधि के प्रति बहुत ज्यादा समर्पित है। तो ये बात नहीं है, ये माहौल नहीं है जैसे हमारे यहाँ होता है ना, इसको एक ग्रामीण भाषा का दर्जा देकर और हाँ, एक अलग कटघरे में इसको रखा जाता है।
तो ये स्थिति वहाँ पर नहीं है जी। जब तक देखिए सरकार और समाज में स्वीकृति नहीं होती है तब तक इस तरह का प्रसार जो है फैलाव भाषा का नहीं हो सकता है। तो निश्चित रूप से जी, तो बहुत ही ये तो एक पॉजिटिव साइन है। जैसा कि आपने जिक्र किया कि नेपाल सरकार ने अवधी भाषा में विविध पाठ्य पुस्तकों और पाठ्य सामग्री का भी निर्माण किया है, तो इस संदर्भ में थोड़ा विस्तार से बताएं। जैसा कि मैंने अभी बताया कि नेपाल में अवधी को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया है, और मुझे नेपाल से ही प्राप्त हुआ ये समाचार कि दुनिया में अवधी को 29वीं भाषा का दर्जा प्राप्त है। मतलब दुनिया की 29वें स्थान पर बोले जाने वाली अवधी है। नेपाल में जो 4 मुख्य उनकी संस्थाएं सरकारी, पाठ्यक्रम विकास केंद्र नेपाल सरकार भक्तपुर, त्रिभुवन विश्वविद्यालय काठमांडू, राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठान कमलादी और नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान काठमांडू, ये सरकारी संस्थाएं हैं और इनके द्वारा अवधी भाषा में विविध पाठ्य सामग्री तैयार की गई है जो वहाँ के सरकारी विद्यालयों तथा अनौपचारिक शिक्षा केंद्रों में लागू है। प्राथमिक कक्षाओं के लिए पाठ्य पुस्तक हमार भाषा अवधी भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 5 और अब कक्षा 8 के लिए 6, 7, 8 के लिए और कक्षा 9, 10 के लिए भी हमार भाषा अवधी नामक पाठ्य पुस्तक तैयार की गई। इसके साथ ही प्रेरक व्यक्तित्व, व्रत और त्योहार, अवधी समाज, हमहु जानब और ध्यान दियब, हमहु पढ़ब और मनन करब, मथानी, अवधी भाषा भाग 1, 2, बहुभाषिक विस्तार खातिर उपयोगी सामग्री जैसी पाठ्य सहगामी पुस्तकें भी तैयार की गई। जन जागरूकता और स्वास्थ्य विषयक अनेक हैंडबिल भी अवधि में तैयार कराए गए, जैसे एड्स के बारे में, महामारी के बारे में, कोरोना के बारे में अवधि में हैंडबिल छपाए जाते हैं, जबकि अपने यहाँ अंग्रेजी या हिंदी में छपाए जाते हैं। तो इस प्रकार से नेपाल सरकार जो है अवधि के पाठ्यक्रम के प्रति बहुत ही जागरूक है। जी, ये तो सच बात है, क्योंकि शिक्षा के माध्यम से जो उन्होंने इसके प्रचार प्रसार का और पाठ्य पुस्तकों को पढ़ाई लिखाई से जोड़ा है, तो बच्चे शुरू से ही इसके बारे में जान रहे हैं। ये तभी वो मानसिकता बनती है कि एक पीढ़ी तैयार हो जाती है भाषा के साथ साथ। तो ये तो हुआ सरकार का जो काम है और समाज में जिस तरह हो रहा है शिक्षण से जुड़ा हुआ है। वहाँ का जो मीडिया है, विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया, तो उनके यहाँ अवधी भाषा की क्या स्थिति है? नेपाल में इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया द्वारा जो अवधी भाषा, साहित्य और संस्कृत का जिस प्रकार से प्रचार और प्रसार किया जा रहा है और साथ ही संरक्षण हो रहा है, उससे तो भारत सरकार को विशेष रूप से उत्तर प्रदेश सरकार को सीख लेना चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश के 25 जनपद अवधी भाषी। नेपाल में कई चैनल अवधी भाषा के नियमित कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं, जिससे प्रमुख है बागेश्वरी FM, भेरी FM, रेडियो भेरी आवाज, कृष्णसार, हिमाल और रेडियो नेपाल। रेडियो नेपाल तो 5 मिनट का अवधी समाचार भी प्रसारित करता है। अच्छा। इन चैनलों पर नेपाली ही नहीं अपितु भारत के अवधी रचनाकारों का भी प्रसारण होता है। मतलब नहीं कि ऐसा कि नेपाल के ही साहित्यकार आते हैं, भारत से भी साहित्यकार बुलाए जाते हैं। और प्रिंट मीडिया के अंतर्गत भी ग्रामदीप, साप्ताहिक, बटोही, अवधी दर्पण, अवधी संदेश, फुलवारी, गुलाब के फूल, खमनिया जैसी पत्र पत्रिकाएं अवधी का संपादन का प्रकाशन हो रहा है इनका। तो इस तरह से प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के क्षेत्र में भी अवधी को बड़ा सम्मान दिया है और उसका बहुत बड़ा योगदान रहा है। ये तो सब देख सुनकर आप जब आना जाना आपका नेपाल लगा ही हुआ है, तो जो आपका मतलब एक विशेषज्ञता का क्षेत्र है अवधी, तो बहुत संतोष होता होगा इस तरह का काम काज देखकर। निश्चित रूप से जी। तो कुछ अवधी सेवी संस्थाओं और रचनाकारों के नामों की भी चर्चा करें, ये तो आदान प्रदान चलता ही रहता है। असल नेपाल में अवधी के शोध, अध्ययन, प्रचार प्रसार और संरक्षण संवर्धन में सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं का बड़ा योगदान है। तो दोनों समानांतर काम कर रही।
नेपाल की सर्वोच्च साहित्यिक संस्था नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान कमलादी काठमांडू में अवधी अध्ययन का एक प्रकोष्ठ भी है, जो अवधी के अनेकानेक विधाओं में सृजनात्मक काम करता है। साथ ही अवधी गोष्ठियों, सेमिनारों और आयोजनों के लिए आर्थिक योगदान भी करता है। इसी प्रकार त्रिभुवन विश्वविद्यालय काठमांडू पाठ्यक्रम विकास केंद्र भक्तपुर तथा राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठान अवधी विकास के लिए अनेक आयोजन और पाठ्यक्रम तैयार करते हैं। जी जी। ये तो रही सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं के अंतर्गत अवधी सांस्कृतिक विकास परिषद, अवधी सांस्कृतिक प्रतिष्ठान, नेपाल अवधी संस्कृत संरक्षण प्रतिष्ठान, अवधी पत्रकार संघ जैसी संस्थाएं अपने सीमित संसाधनों के बल पर असीमित काम कर रही हैं। जी, सही बात कही आपने। जी 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 जी। मुझे सबसे पहले गैर सरकारी संस्थाओं ने आमंत्रित किया, उसके बाद सरकारी संस्थाओं ने आमंत्रित किया। और मैं यहाँ पर एक नेपाल के कुछ अवधी साहित्यकारों का भी चर्चा नाम लेना चाहूंगा। बिल्कुल। तो जिन्होंने अनेक विधाओं में ऐसा कथा, कहानी, उपन्यास, एक लोकनाथ वर्मा का उपन्यास आया है जल समाधि, वो आप समझिए अवधी का अद्भुत उपन्यास है। यदि वो कहीं खड़ी बोली में होता तो आप भारत और नेपाल में उसकी बहुत चर्चा हुई जी। और इसी के साथ खंड काव्य, महाकाव्य, प्रबंध काव्य, मुक्तक काव्य, निबंध, यात्रा वंताब, अनुवाद आदि विधाओं में लेखन हो रहा है अवधी में। नेपाल के प्रमुख अवधी साहित्यकारों में स्वर्गीय प्रोफेसर विष्णुराज आत्रेय, स्वर्गीय विश्वनाथ पाठक, लोकनाथ वर्मा, राजित राम पाठक, मेदिनी कुमार केवल, सनत रेग्मी, विक्रमण त्रिपाठी, पशुपति मण त्रिपाठी, विष्णुलाल कुमार, राम गोपाल यादव, जगत राम यादव, कृपाराम वर्डिया, आनंद गिरी मायाल, पन्नालाल गुप्ता, नागेंद्र प्रसाद यादव, भगवान यादव, सच्चिदानंद चौबे, प्रकाश राजापुरी, सैयद अली शाह, जहीरुल हक, मोहम्मद नसीम, कृष्ण कुमार यादव, अशफाक संघल, वीरेंद्र आदि नाम उल्लेखनीय है। बड़ी लंबी लिस्ट है और बड़ी विविधता भरी है। अलग अलग धर्म और जाति के लोग भी इससे जुड़े हुए हैं। जी। अच्छा, एक बात आपकी बातचीत सुनते हुए मेरे दिमाग में ये आ रही थी कि आपने कहा कि अगर ये अभी हिंदी में लिखा गया होता, जो उपन्यास का आपने जिक्र किया, तो इसमें बहुत चर्चा होती है। तो क्या इस तरह के ट्रांसलेशन और ये तो सही है कि अवधी की चीज अवधी में सम्मानित हो, इससे बढ़कर ये तो ओरिजिनल मूल लेखन उसका अवधी में हुआ है, उसका वातावरण भी बहुत जल्दी ही बनेगा जिस तरह से माहौल बदलता चला जा रहा है। लेकिन हिंदी वाले जो इसको पढ़ें या दूसरी भाषाओं वाले इसको पढ़ें, तो अनुवाद के बारे में भी कुछ सोचा जा रहा है या आगे सोचने का विचार है? नहीं, देखिए ऐसा कि मैंने बताया कि नेपाल में कोई ऐसा स्तर है ही नहीं जो जैसे अवधी के लिए। अभी नेपाल में प्रज्ञा प्रतिष्ठान है, वहाँ अवधी का अनुवाद का प्रकोष्ठ है। वहाँ अभी मेरे पास एक निबंध के संग्रह आया है जिसमें हिंदी के 15 जिसमें राहुल सांकृत्यायन, महादेवी वर्मा, अजय प्रसाद द्विवेदी, विद्यानिवास आदि तमाम सारे नाम है, प्रेमचंद भी हैं, तो उनकी कहानियों का अवधी अनुवाद वहाँ किया गया है। और मैं प्रयासरत में हूँ कि ये उपन्यास जो है लोकनाथ वर्मा जी का, इसका मैं हिंदी रूपांतरण करना चाहता हूँ, क्योंकि ये भारत और नेपाल की माओवादी समस्या पर केंद्रित और किसानों की समस्या पर केंद्रित है। गाँव गिराव किसानी खेती, इतना अद्भुत उपन्यास मेरे पास रखा हुआ है। ये तो इतिहास का हिस्सा है। जी बिल्कुल। जी तो इसको हिंदी में आना चाहिए। हाँ, नहीं बिल्कुल आना चाहिए। जी। अच्छा, तो भारत और नेपाल के संबंधों के मामले में अवधी की क्या भूमिका है? एक बात है, निश्चित रूप से भारत और नेपाल कभी जब आप जाएंगे तो वहाँ आपको नहीं लगेगा कि हम भारत से कहीं अलग हैं। भारत और नेपाल की साझा संस्कृति, दोनों के धर्म एक है, हजारों साल से दोनों मित्र राष्ट्र हैं। भौगोलिक दृष्टि से देखें तो भारत में भगवान राम और नेपाल में भगवान बुद्ध दोनों ही अवधी भाषी भूमि में अवतरित हुई। भारत में गुरु गोरखनाथ तो नेपाल में संत गोकर्णपा अवधी के आदि कवि हैं। अवधी भाषी क्षेत्र नेपाल से भगवान बुद्ध ने जहाँ पूरी दुनिया में अपनी अहिंसा और धर्म को प्रचारित, बौद्ध धर्म को प्रचारित किया, क्योंकि मैं तो दक्षिण एशिया की कई देशों में गया हूँ और वहाँ मैं जहाँ जहाँ गया हूँ, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, इंडोनेशिया, थाईलैंड, कंबोडिया, ये सब जगह बौद्ध धर्म है, पूरी वैभव के साथ है। तो ये अवधी की भूमि से ही हुआ।
और दूसरी जो वैश्विक पहचान भारत की है दुनिया में, वो राम कथा से। और भगवान राम जो मर्यादा पुरुषोत्तम कहे गए हैं, तो उनकी राम कथा, जैसे राम कथा और रामलीला, वहाँ रामलीलाएं बहुत मंचित होती है जी। तो ये राम ने क्या किया है, मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में धर्म की स्थापना की, मर्यादा की सुरक्षा की और सनातन धर्म को स्थापित किया। ये कुछ ऐसे उदाहरण हैं पूरी दुनिया में अवध और अवधि की महत्ता और उपादेयता को स्थापित करते हैं जी। भारत और नेपाल के अवधि भाषियों के बीच रोटी का संबंध है। मतलब हजारों लाखों की संख्या में लोग नेपाल से भारत आते हैं, भारत से, और कोई आप देख रहे हैं कोई सीमा नहीं। भारत और धर्म की दृष्टि से देखिए, भगवान पशुपतिनाथ के दर्शन करने हर भारतीय जाता है जी। और नेपाल वासी भगवान राम की अवतरण भूमि अयोध्या, प्रयागराज, चित्रकूट, नैमिषारण्य के दर्शनार्थ विशेष यात्राएं करते हैं, और ये चारों ही क्षेत्र अवध क्षेत्र में है। भारत और नेपाल के बीच की जो खुली सीमा है, दोनों देशों की सुरक्षा बलों में अच्छी आपसी सहमति, वीजा पासपोर्ट की जरूरत नहीं, लाखों लोगों का रोज आना जाना है। नेपाल में 88% जिनका संबंध प्राय अवध भूमि से है। ऐसे में अवधि दोनों देशों के संबंधों को सुदृढ़ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बिल्कुल सही बात कही आपने। हम भारत सरकार को, मैं नेपाल सरकार का मैं दोस्त नहीं, मैं एक बार गया तो मायावतियों से मेरी भेंट हुई और उन्होंने नाराज, ये 2010 की बात है, वो उन्होंने मतलब एक तरह से मेरा विरोध किया। फिर हम लोग बैठे तो लगभग हुआ भी था, उस समय मनमोहन सिंह की सरकार थी, तो उन्होंने एक बात कही और मुझे छू गई कि हम लोग भारत को बड़ा भाई मानते हैं और भारत क्यों नहीं हमको छोटा भाई मानता। ये सब मेरी आंखों में आंसू गए, वो सब आप आश्चर्य करेंगे, माओवादी मेरा पैर छुके गए थे। तो ये अद्भुत चीजें हैं भारत सरकार, ये खैर ये जब से, ये तो बिल्कुल घर परिवार जैसी बात है ना, कि जैसे लोग रूठे रहते हैं, छोटी छोटी बातों के मन में गांठ बनाए रहते हैं, लेकिन अगर एक संवाद बन जाता है तो बहुत जल्दी मन का जो मुटाव होता है वो दूर हो जाता है। एक चीज मैं और कहना चाहूंगा, बहुत जरूरी है ये, कि जैसे नेपाल में भारत का जो विरोध है वो टीनेजर केवल है, जो युवा है 18 से 24, जैसे वो 24 साल की समझदारी आई तुरंत भारत की ओर उनका झुकाव हो जाता। कारण है कि चीन ने क्या किया है, मंदारिन भाषा के लगभग 100 स्कूल खोल दिए हैं नेपाल में। भारत सरकार को नहीं चाहिए करना, और उसने क्या किया, मंदारिन, चीन ने वहाँ के युवाओं को भड़काया कि भारत ने तुम्हारी जमीन छीन ली है, भारत ने तुम्हारे रोजगार छीन लिए हैं, भारत ये कर रहा है। लेकिन जब समझदारी उन बच्चों में आती है तो तुरंत उनका झुकाव भारत की ओर से। और आप देख रहे हैं इस समय नेपाल में वर्तमान समय में वहाँ राजा की मांग हो गई, राजतंत्र की। लोकतंत्र देखिए, उनका लोकतंत्र मिसयूट हो रहा है उनके लिए, बिल्कुल लोकतंत्र फेल हो रहा है नेपाल में। और ये सारी चीजें जो है, तो ये भारत और नेपाल के संबंधों के बचाने के लिए अवधि का बहुत बड़ा योगदान है। जी जी। तो मिश्र जी, नेपाल में बहुत लंबे समय से अवधी भाषा का प्रचार प्रसार तो है ही। भारत नेपाल के सांस्कृतिक संबंधों के बीच अवधी के माध्यम से एक पुल बांधने का जो काम आप निरंतर कर रहे हैं, उसकी प्रशंसा से अधिक जरूरी आपके प्रयासों का सहभागी होना है। ये जो आपने यात्राएं निकाली हैं और सब जन जागरण किया है, उसमें ज्यादा से ज्यादा लोग शामिल हों और इस अभियान में आपके साथ जुड़ें, तो ऐसी उम्मीद है कि आपका काफिला निरंतर बढ़ेगा और अवधि को विश्व स्तर पर स्थापित करने की मुहिम अपना शिखर जरूर छुएगी। तो बहुत बधाई आपको, शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और मन के मौसम यूट्यूब चैनल में शामिल होने के लिए, हमसे बात करने के लिए, इतनी जानकारी देने के लिए बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।